हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होता है सिंपल एक हाइड्रोजन एटम के एग्जांपल से समझने की कोशिश की। यानी कि जब हम बात करते हैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर अवेलेबल होता है। बेसिकली ऑर्बिट के अबाउट रोटेट होता है जिसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी होंगी। जब हम बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइंड करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से जो नेट एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। तो जो दोस्तों स्प्लिटेड एनर्जी लेवल है, उस स्प्लिटेड एनर्जी लेवल को, यानी कि एक सिंगल लाइन ऑफ द एनर्जी, आप ऐसे समझने के लिए हम एक लाइन ऑफ एनर्जी नहीं होने की बजाय वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, एक बैंड ऑफ एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि ये प्रोसेस कैसे सिलिकॉन में या हम बात करें जर्मेनियम में होती है। इस चीज को समझते हैं आज की क्लास से। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफली सिलिकॉन के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसका एनर्जी बैंड फॉर्मेशन पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। गाइज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। एनर्जी लेवल्स अगर लिखें ऑर्बिट वाइज, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। सिलिकॉन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ये, है ना, 1s2, और सेकेंड ऑर्बिट हो गया 2s2, 2p6। ये जो संख्या है वो n है, बेसिकली ऑर्बिट नंबर, और ये है इसका थर्ड ऑर्बिट। गाइज, आप एक चीज जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हो तो आप एक चीज समझिएगा ध्यान से। यहां पर P जो है उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स होती हैं 6, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं? P के अंदर 2 अवेलेबल हैं, यानी कि 4 स्टेट्स खाली पड़ी हुई हैं, 4 जगह खाली पड़ी हुई हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती तो होते, क्योंकि यहां पर सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एटॉमिक नंबर 14 है इसका। तो ऑब्वियसली जो लास्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। ओके, बात समझ में आ गई इतनी? यानी कि अगर मैं इस तरीके से इस चीज को समझूं कि जैसे सपोज दैट कि ये एक न्यूक्लियस है, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का न्यूक्लियस है। अब इस सिलिकॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहां पर ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर, और डेफिनेटली वो रोटेट कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। यहां पर भी सेकेंड ऑर्बिट में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है दोस्तों वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। सिलिकॉन का सेकेंड ऑर्बिट भी कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे मैं यहां पर इसको दिखाऊं अगर चित्र में, इस तरीके से। ओके, इसके अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड ऑर्बिट में, वो यहां पर अवेलेबल हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब जो सबसे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सिलिकॉन के अंदर 3 ही ऑर्बिट है, और सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मतलब सबसे जो बाहर का ऑर्बिट है, इसको कई बार वैलेंस ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो सबसे जो बाहर का ऑर्बिट है दोस्तों, उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं। तो मान लीजिए मैं लोकेशन वाइज ऐसे इनको दिखा दूं, यहां पर एक, यहां एक, ये एक, ये और एक ये। ओके, तो यहां से 3s2, 3p2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। आप एक चीज जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो 3p है, जैसे यहां पर 2p है, तो 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बेसिकली 3p है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की कैपेसिटी है। लेकिन यहां पर
4 स्टेट्स खाली हैं, तो जो खाली स्टेट्स हैं उनको जस्ट जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल क्रॉस साइन से इंडिकेट कर दिया कि ये 4 स्टेट्स खाली हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अगर होते तो रखे जा सकते थे। ये है सिलिकॉन एटम। ओके, बहुत बेसिक हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें सिलिकॉन नहीं पढ़ना है, हमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है। तो सिलिकॉन का वहाँ पर बार बार यूज़ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इतना समझा दिया आपको। जल्दी से आप नोट कर लें इसको। तो दोस्तों आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्या इनकी जो एनर्जी लेवल है या जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? बिल्कुल। और ये लोअर एनर्जी पर अवेलेबल है, यानी कि इनको न्यूक्लियस से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन की तुलना में पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनको अगर न्यूक्लियस से हटाना है तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत इन द सेंस सबसे ज़्यादा यहाँ सिलिकॉन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ सबसे स्ट्रांगली बाउंडेड है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट के। तो दोस्तों जो सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के साथ सफिशिएंटली स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनको भी रिमूव करने के लिए 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट जो कि फुली कंप्लीटेड है, ओके, फुली फिल्ड है, इसमें कोई जगह खाली नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सेकेंड ऑर्बिट उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर अवेलेबल हैं। पहली चीज तो ये फुली फिल्ड है। दूसरी चीज ये एटम के ये न्यूक्लियस के नियर बाय है, मतलब एज कंपेयर टू थर्ड ऑर्बिट अगर हम देखें तो सबसे क्लोजेस्ट है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो इनको न्यूक्लियस से जुदा कर पाना, अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट ऑर्बिट के, 8 सेकंड ऑर्बिट के, ये 10 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही सिलिकॉन एटम के पास रहते हैं। ये कहीं नहीं जाते भाई साहब, उसको छोड़ ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं सिलिकॉन को। ओके, अब सारी संभावनाएं, चाहे वो कंडक्शन ऑफ करंट की हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बनाए जाने की हो, इन 4 इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द ही है। ओके, अगर हम इन 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से हटा पाते हैं, हम इतनी एनर्जी सिलिकॉन को दे दें कि वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से फ्री कर देगा, तो हमारा कंडक्शन ऑफ करंट हो पाएगा। क्योंकि भाई साहब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना छोड़ने वाले न्यूक्लियस को। क्लियर है? तो आप ऐसे समझिएगा आसान भाषा में कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस के साथ लेस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। ओके, आप अपने शब्दों में इस चीज को लिख लीजिएगा कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू लिखो उसको, एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि सब कुछ किस पर डिपेंडेंट है? आखिरी ऑर्बिट पर डिपेंडेंट है। अब मुझे कुछ चीजें आपको ना बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करनी है, इसीलिए मैं इन सब बातों पर थोड़ा जोर दे रहा हूं। ध्यान से समझना। मैंने वहां पर लास्ट क्लास के डिस्कशन में कंसीडर किया था हाइड्रोजन का एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है ले देके। हमने एनर्जी लेवल भी बताया, तो एक ही एनर्जी लेवल की बात हुई कि भाई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। ओके, 2 हाइड्रोजन एटम लेके आए तो उसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट हुई, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेवल लेकर आए तो उसकी एनर्जी भी स्प्लिट हुई, बैंड बन गया, है ना, एनर्जी बैंड हमने जिसको बोला। अब सिलिकॉन को देखकर आपको ख्याल आएगा कि यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ये तो भैया एक ही एटम की बात हो रही है, अभी हम बहुत सारे एटम तो लाए भी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक एटम की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं यहां पर एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन की, तो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या मैं एक तरीके से बोलूं कि स्टेबल स्टेट में
सिलिकॉन के लिए, सॉलिड सिलिकॉन के लिए जिसको हमें स्टडी करना है वो है थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे किसी काम के हैं। मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में ही है। तो हम सब कुछ या एक तरीके से एनर्जी बैंड की स्टडी करने वाले हैं, उसमें सिर्फ किसकी चर्चा की जाएगी? थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई आपको? पहले आप इसको इतना नोट कर लें। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन की। ओके, पहले इसको नोट करें। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और इसमें प्रकाश डालते हैं। सो गाइज, हेडिंग कर लीजिएगा, एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों में फिलॉसफी बिल्कुल सेम है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर सिलिकॉन के मद्देनज़र आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। जर्मेनियम में आप अपने मन से इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो थ्योरी है वो लगभग सेम रहने वाली है, कॉन्सेप्ट वही होने वाला है, ठीक है। तो पहले सिलिकॉन को हम समझ लेते हैं। जर्मेनियम बहुत को रिलेटेड है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं किसकी? एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन की। तो मैंने आपको बोला कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम है, अगर हम एक सिंगल सिलिकॉन एटम की बात करें, इफ वी कंसीडर अ सिंगल सिलिकॉन एटम, तो गाइज सिंगल सिलिकॉन एटम में जब हम यहां पर मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, तो यहां से आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इनका कोई लेन देना है नहीं, सिर्फ थर्ड ऑर्बिट के अबाउट सब कुछ होने वाला है। और थर्ड ऑर्बिट में कितनी एम्प्टी स्टेट्स हैं? 4 एम्प्टी स्टेट्स अवेलेबल हैं, ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ओके। तो जो 3s2 है, 3s2 लेवल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 3p2 है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड? अब हमें यहां से अल्टीमेटली हमें एनर्जी बैंड्स की स्टडी करनी है। तो गाइज एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन देखे, 3p2 में 2 इलेक्ट्रॉन देखे। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं थर्ड ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने हैं? इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और आप एक चीज समझिएगा कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर टोटल एम्प्टी स्टेट्स कितनी हैं? टोटल एम्प्टी स्टेट्स का मतलब है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते तो रखे जा सकते थे, उन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी स्टेट, खाली जगह पड़ी हुई। वो कितनी है? 4 है। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो P है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ कितने हैं? 2 हैं, तो 4 एम्प्टी स्टेट्स हैं। यानी कि टोटल एम्प्टी स्टेट्स कितनी हैं? टोटल एम्प्टी स्टेट्स हैं 4। सो अगर हम इसमें पर्टिकुलरली बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 3s2 में अगर हम नोटिस करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 2 ही हो सकती हैं, क्योंकि S है तो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। P के अंदर 6 हो सकती हैं और D के अंदर 10 हो सकती हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, ओके। तो मैक्सिमम स्टेट्स हैं यहाँ पर 2 पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 ही सीट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को बिठाने के लिए, ऐसे समझिएगा आप। तो जो 3s2 है इसमें 2 सीट्स हैं, दोनों घिरी हुई हैं, यानी कि नंबर ऑफ फिल्ड स्टेट्स कितनी हैं? भरी हुई स्टेट्स कितनी हैं? अच्छा, 2 स्टेट्स हैं, दोनों ही भरी हुई हैं भाई साहब, दोनों ही फील्ड स्टेट हैं, दोनों पे ही मेहमान बैठे हुए हैं। अब देखिए एम्प्टी स्टेट्स कितनी हैं, मतलब कितनी स्टेट्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं? क्या खाली पड़ी? एक भी खाली नहीं पड़ी, 0 स्टेट्स खाली पड़ी हुई हैं। अगर हम यही बात समझिएगा, अगर मैं किसी एक सिलिकॉन एटम के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है 4 एम्प्टी स्टेट्स हैं और थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं 3s2 की, क्योंकि जो थर्ड ऑर्बिट है उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। टोटल एम्प्टी स्टेट्स इन थर्ड ऑर्बिट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं नोटिस करूँ किसको? 3p2 को, तो गाइज
मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती हैं 3p2 में, बताओ कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम स्टेट्स 3p2 में हो सकती हैं कितनी? मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती हैं दोस्तों 3p2 के अंदर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 6 हो सकती हैं टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेट्स। और यहां पर जो फील्ड स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? फील्ड स्टेट्स हैं कितनी? 2। 3p2 सिलिकॉन के अंदर भरी हुई स्टेट्स हैं सिर्फ 2, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अच्छा, जगह सीट्स कितनी पड़ी हुई हैं? मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट में जो 3p2 है उसके अंदर 6 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो खाली सीट्स कितनी हुई? फिर एम्प्टी स्टेट हम जिनको बोल रहे हैं वो कितनी है? एम्प्टी स्टेट्स हैं यहां पर कितनी? बोलो 4 एम्प्टी स्टेट्स हैं। ये हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसकी? 3s2 एंड 3p2 की। स्पेशली सिंगल एटम के अंदर हम इस बात को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। देखिए, एनर्जी बैंड में मुझे स्मॉल n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स लेने पड़ेंगे, और भाई साहब इसके अंदर जो स्मॉल n है वो स्मॉल सिर्फ नाम हो गया है, या कैपिटल n में बोल दूं, एक ही बात है। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो नंबर ऑफ एटम कुछ 1000, 2000, 10,000, 15,000 नहीं है, लाख करोड़ों में है। ओके, तो जब हम n नंबर ऑफ एटम्स को, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को नियर बाय लेके आते हैं, बेसिकली सिलिकॉन सॉलिड बनेगा अगर, तो सिलिकॉन के सॉलिड बनने के लिए जरूरी है कि बहुत सारे एटम्स एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जैसा हमने हाइड्रोजन के एग्जांपल में इस चीज को समझा कि जब बहुत सारे एटम्स बहुत क्लोज टू ईच अदर आते हैं तो इनका एनर्जी लेवल जो होता है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ओके, अब आपको छोटी सी बात एक जो इंपॉर्टेंट है वो समझनी है, ध्यान दीजिएगा। हम अगर बात करें कि थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें 2 लेवल्स हैं, एक 3s2 और एक 3p2। गाइज, इन दोनों की एनर्जी को अगर आप कंपैरिजन करें, जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम है ये, ओके, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसके बाद यहां पर बने हुए ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो गाइज, जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि 2 बहुत ही लेयर्स, इस तरीके से आप देखो ऐसे वेरी क्लोज टू ईच अदर वाली लेयर समझिए। तो ये जो इनर लेयर है ये है हमारी 3s2, और लेयर मतलब मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, ये है 3p2। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी ऑफ 3p2 होगी वो ज्यादा होगी किससे? एनर्जी ऑफ 3s2 से। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी यहां पर क्या है? ये थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट्स में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इनको आउटर ऑर्बिट है, ऑब्वियसली जो थर्ड ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना आसान है, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन इसमें भी थर्ड ऑर्बिट में भी अगर आप नोटिस करें तो जो 3p2 है उसका एनर्जी 3s2 के एनर्जी से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि जहां पर 4 एम्प्टी स्टेट्स हैं उस रीजन की, उसी की हम बात कर रहे हैं। 4 एम्प्टी स्टेट कहां पर है? 3p2 के अंदर है। तो उन 4 एम्प्टी स्टेट्स जो जहां पर अवेलेबल हैं वहां उस रीजन की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फील्ड रीजन। थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। 3s2 फुल, ऐसे आराम से लेटे, फुल कंप्लीट। 3p2 6 स्टेट्स हैं लेकिन इसमें से 4 खाली हुई हैं या 4 खाली पड़ी हुई हैं, सिर्फ 2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर, यानी कि 3p2 में जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से आसान होगा एज कंपेयर टू 3s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस इतनी सी बात मुझे कन्वे करनी थी। अब आते हैं हम एनर्जी बैंड फॉर्मेशन पर। तो गाइज, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है